स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शशि आर्ट एजुकेशन में। मैं हूं आपके साथ शशि। तो चलिए शुरू करते हैं कला सौंदर्य का अगला भाग। लावण्य योजना का क्या अर्थ है? लावण्य योजना का क्या अर्थ है? तो लावण्य योजना का अर्थ होता है बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। तो जो बाह्य सौंदर्य का जो है बाह्य सौंदर्य दिखता है, शरीर की ऊपरी बनावट जो है जो दिखती है, उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य सौंदर्य। ठीक है, जो बाहरी सौंदर्य दिखता है उसी को हम बाहरी जो है लावण्य योजना कहते हैं। ठीक है, चलिए। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। तो मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, या किसका है? रस्किन का। ठीक है, तो किसका है? ये रस्किन का है। ठीक है, चलिए। और रस्किन का जन्म कब होता है? 1819 ईस्वी में। रस्किन का जन्म कब होता है? 1819 ईस्वी में। क्रोचे का हमने बताया ही, क्रोचे का जन्म 1866 ईस्वी में होता है और रस्किन का जन्म 1819 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर का 1861 ईस्वी में। थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ये सब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी याद होती चली जाएगी। अगला प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्त है, यह किसका है? यह रस्किन का है। उसमें पहले वाले प्रश्न में यही था ना कि कला जो है मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, तो इसमें भी भाव अभिव्यक्ति ही करता है। तो कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? यह भी कथन जो है रस्किन का ही। किसका है? रस्किन का ही। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, उदात्त का सिद्धांत। उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? उदात्त का सिद्धांत किसने दिया? तो उदात्त का सिद्धांत लोनजाइनस ने दिया। किसने दिया? उदात्त का सिद्धांत जो है लोनजाइनस ने दिया। लोनजाइनस क्या थे? एक सौंदर्य शास्त्री थे। कहाँ के? पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री थे ये लोनजाइनस। ठीक है, ये ध्यान दे दीजिएगा। और अरस्तु का जो है कार्यकाल क्या था? 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व जो है अरस्तु का कार्यकाल रहा है। और हीगल जो है, हीगल 1770 ईस्वी में जन्म लेते हैं। हीगल जो है 1770 ईस्वी में जन्म लेते हैं और क्रोचे का 1866 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो काव्य कला को। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो काव्य कला को माना है। और किस कला को जो है निम्न श्रेणी का माना है? तो स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी का माना है और काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। चलिए अगला, हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा? तो हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा? तो 5 वर्गों में रखा। ठीक है, हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा? तो पांच वर्गों में रखा। कौन कौन से हैं? काव्य कला, संगीत कला, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। ठीक है, कौन कौन से कलाएं हैं? काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। तो ये 5 कलाएं हैं। तो ललित कला के अंतर्गत ये 5 कलाएं आते हैं, जिसमें हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना और स्थापत्य कला या वास्तुकला को सबसे निम्न श्रेणी का माना है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती है? तो ललित कलाएं के दायरे में कौन कौन सी कलाएं ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती है? तो इसमें देखिए 3 दिया हुआ है, चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला। तो तीनों होते हैं, क्योंकि हमने अभी पहले बताया ना 5 ललित कला कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? देखिए संगीत कला, चित्रकला और स्थापत्य कला दिया हुआ है, तो कौन सा टिक करेंगे? इनमें से सभी। ठीक है, ये तीनों हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ललित कलाएं कितनी है? फिर से आ गया वही प्रश्न, ललित कलाएं कितनी है? तो ललित कलाएं 5 है। कौन कौन से? काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। ठीक है, ये 5 कलाएं हैं। अगला प्रश्न है, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो कौन सा है? लय। ठीक है, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो लय। यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यह लय जो है, लय ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है। इसका मतलब ये है, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो जितने भी ललित कलाएं, 5 ललित कलाएं हैं, उसमें लय का, सभी में, मूर्तिकला में भी लय का ही जो है लय रहना चाहिए, एक लय में ही जो है मूर्ति रहना चाहिए। वास्तु में भी एक लयता दिखनी चाहिए, चित्रकला में भी लय का, संगीत में भी, काव्य में भी लय का। तो उन्होंने ललित कलाओं में समान रूप से कौन सा तत्व प्रयुक्त माना है?
तो लय है। निम्न में से कौन कवि और कलाकार दोनों थे? तो कौन थे? महादेवी वर्मा जो थे, महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा जो है कवि भी थे, कलाकार भी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कला आलोचक भी है। निम्नलिखित में से एक कला आलोचक भी है, कौन है इसमें से? देख लीजिए, मृणाल सेन नहीं, किशोरी अमोनकर, पंडित जसराज, केशव मलिक। तो कौन है ये? केशव मलिक। केशव मलिक क्या है? एक कला आलोचक। ठीक है, केशव मलिक जो है ये क्या है? कला आलोचक। तो ध्यान दीजिएगा, केशव मलिक की बात आई तो केशव मलिक जो है एक कला आलोचक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। इनमें से किस दार्शनिक के समय काल का विवरण उनके अनुरूप सही नहीं है? तो कौन सा मतलब गलत है? तो ये सभी दार्शनिक हैं जो है, तो इन दार्शनिकों का जो है कार्यकाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। गेथे का जो समय काल ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, इसको नहीं याद करना है। तो डब्ल्यू वी हम्बोल्ट जिनका जन्म 1767 ईस्वी, ठीक है, 1767 ईस्वी 1835 के बीच ये थे, डब्ल्यू वी हम्बोल्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और फिक्टे जो है 1750 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1798 ईस्वी तक ये थे फिक्टे। ठीक है, एफ सीलर का जन्म होता है 1759 ईस्वी। और इनके जो है 1805 ईस्वी तक ये रहते हैं। एफ सीलर का जन्म 1759 ईस्वी और ये 1805 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि जो नेट जेआरएफ में आपको परेशानी नहीं हो। निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगेल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगेल द्वारा बताए गए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो ये है जो है अमूर्त ये हिस्सा नहीं। तो उनके अनुसार जो है, हीगेल के अनुसार जो है कला के वर्गीकरण का कौन सा हिस्सा है? तो यह प्रतीकवादी है, प्रतीकवादी भी बताया है, शास्त्रीय, स्वच्छंदतावादी। ठीक है, ये तीनों उन्होंने हीगेल ने इस बात की चर्चा करी है, प्रतीकवादी और शास्त्रीय का और स्वच्छंदतावादी का। ठीक है, लेकिन अमूर्त का चर्चा उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स के लेखक कौन है? तो एस्थेटिक्स के लेखक 1902 में जो है, 1902 में ये इस एस्थेटिक एक पुस्तक जो है प्रकाशित हुआ, उसको किसने लिखा? तो एस्थेटिक 1902 में जो लिखा गया उसको लिखा जो है बेनेदेत्तो क्रोचे ने लिखा। किसने लिखा? बेनेदेत्तो क्रोचे ने। क्रोचे का जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्रोचे का जन्म कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। तो क्रोचे ने एस्थेटिक पुस्तक लिखी 1902 ईस्वी में। ठीक है, और कांट का जन्म हम आपको बता दें 1724 ईस्वी। टॉल्स्टॉय का जन्म 1828 ईस्वी। टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? रूस के थे। ठीक है, अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है? अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में मूल शब्द क्या है? अब देखिए, अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक, अब देखिए यहाँ प्लेटो जो है ना, प्लेटो का जो है अनुकृति मिलता है, तो देखिए यहाँ अनुकरण भी आ गया है। ठीक है, तो अनुकृति और अनुकरण जो है ये कभी इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों शब्द जो है लगभग एक समान हैं और जो है यहाँ पर्यायवाची शब्द हैं। तो इन दोनों का मतलब है फॉलो करना या नकल करना। ठीक है, तो अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में, प्लेटो की ये पुस्तक है रिपब्लिक, इन्होंने जो है प्रयुक्त मूल शब्द क्या है? तो इन्होंने जो है प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है? तो मिमेसिस। ठीक है, इन्होंने मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया है। तो ठीक है, या अनुकृति सिद्धांत। तो अनुकृति सिद्धांत जो है किसने दिया? अनुकृति सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने दिया। किसने दिया है? अनुकृति सिद्धांत जो है प्लेटो ने दिया है। या थ्योरी ऑफ मिमेसिस किसका है? थ्योरी ऑफ मिमेसिस किसका सिद्धांत है? प्लेटो का सिद्धांत है। ये ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अनुकृति का सिद्धांत किसका है? मिमेसिस है। तो ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। अनुकृति का सिद्धांत किसका है? प्लेटो का है। और थ्योरी ऑफ मिमेसिस भी प्लेटो का है। ये ध्यान दे दीजिएगा। अगला प्रश्न, चित्रकला के जन्म के संबंध में किस ग्रंथ में उल्लेख है? चित्रकला के जन्म के संबंध में किस ग्रंथ में उल्लेख है? तो यह चित्र लक्षणम में। ठीक है, इन सभी में से चित्र लक्षणम में, चित्रकला के जन्म के संबंध में किस ग्रंथ में उल्लेख है? तो चित्र लक्षणम में। किस में उल्लेख है? चित्र लक्षणम में। और चित्र लक्षणम किसने लिखा है? चित्र लक्षणम किसने लिखा? नग्नजीत ने। किसने लिखा है? नग्नजीत या भयजीत ने। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न है, षडंग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है? तो षडंग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है? षडंग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है? तो जयमंगला। किस में किया गया है? जयमंगला। षडंग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है? तो जयमंगला में। ठीक है, ये सब ध्यान दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? तो जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? 6 अंग। ठीक है, जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? 6 अंग। कौन कौन से हैं? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिकाभंग इति चित्र षडंकगम। तो यह सूत्र है, इन सूत्रों में छह अंग बताए गए हैं। ठीक है, चलिए, कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो इन सभी में देखिए, कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत आता है चित्रसूत्र, ये ध्यान दीजिएगा। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण ही जो है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण यह कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ है। तो इसमें जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पूरा जो है कला के बारे में ही जानकारी दिया है। देखिए, चित्र लक्षणम भी है, तो चित्र लक्षणम का अध्याय जितना है जो है 3 ही अध्याय है, तो इसमें कम है, इसलिए इसमें नहीं, ये नहीं होगा। ठीक, कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ की बात पूछा है तो एक ही बताना है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत जो है पूर्णतः लिखा गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, विद्ध अविद्ध रस तथा धूलि चित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? विद्ध अविद्ध रस तथा धूलि चित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह है मानसोल्लास। मानसोल्लास किसने लिखा है? सोमेश्वर। ठीक है, मानसोल्लास किसने लिखा है? सोमेश्वर। ये ध्यान दीजिएगा, सोमेश्वर लिखा है। किसने? सोमेश्वर ने। मानसोल्लास और रसमाला भी इन्हीं ने ही लिखा है। और अभिलाषितार्थ चिंतामणि अभिलाषितार्थ चिंतामणि, यह भी पुस्तक किसने लिखा है? सोमेश्वर ने। तो यह मानसोल्लास, रसमाला, अभिलाषितार्थ चिंतामणि, इन तीनों को जो है किसने लिखा? सोमेश्वर ने लिखा है। ठीक है, तो और विद्ध अविद्ध रस तथा धूलि चित्र का उल्लेख किसमें किया? उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो मानसोल्लास में है। किसमें है? मानसोल्लास में। मानसोल्लास किसने लिखा? सोमेश्वर ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। तो चित्रकला से संबंधित इन सभी में देखिए, रामायण में है, तो रामायण में मैं नामक शिल्पी था ना। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। तो किसमें, कौन सा ग्रंथ है? रामायण। तो रामायण में एक चित्रलेखा का नाम आता है, चित्रलेखा का, और जो है मैं नामक शिल्पी जो है तो रामायण में ही थे, ये ध्यान दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताइए। तो संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक कौन है? तो भरत मुनि ने जो है नाट्यशास्त्र लिखा था। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में ही नाट्यशास्त्र है, तो ये किसका है? भरत मुनि का। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था, ये ध्यान दीजिए। प्रश्न है, सौंदर्य, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। सौंदर्य, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? सौंदर्य शास्त्र। क्या कहा जाता है? सौंदर्य शास्त्र में ही प्रकृति का और सौंदर्य का वर्णन उसमें होता है। ठीक है, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास कहाँ हुआ? संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास किस पुस्तक में हुआ? संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास किस पुस्तक में हुआ? तो यह हुआ नाट्यशास्त्र में। किसमें हुआ? नाट्यशास्त्र में, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच, पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच में अस्तित्व में थे। यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच में ये भरत मुनि थे। ठीक है, तो
कौन थे? भरत मुनि। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो भरत मुनि थे। तो भरत मुनि का जो है कार्यकाल क्या था? जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व से और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जो है इनका कार्यकाल जो है इसके बीच ही रहा होगा, क्योंकि ये अनुमानित है इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी के बीच, ठीक है। तो ये अनुमानित है, सिर्फ इसी बीच ये रहे होंगे, ऐसा अनुमान माना जाता है। और भरत मुनि ने कौन सी पुस्तक लिखी? नाट्यशास्त्र। और किस भाषा में है नाट्यशास्त्र? संस्कृत भाषा में, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है वास्तु 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 स्थान, नेता, नायक, रस, भावनाएं के आवश्यक घटक हैं। आवश्यक घटके हैं। तो ये सब जो है वास्तु मतलब स्थान, नेता, नायक, नेता जो नायक, रस, भावनाएं। अब देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। तो ये स्थान, जहाँ स्थान होता है और स्थान की बात जहाँ की जाती है, वास्तु स्थान की बात होती है। वहाँ नेता मतलब नायक जो है या अभिनेता जो है वहाँ जो मंचन करता है। तो रस और भावनाएं होती है ना, तो रस तो भावों की, कई भावों को प्रकट करता है। तो ये नाटक से संबंधित है जो है, ठीक है। तो ये नाटक से संबंधित है, स्थान, नायक और भावनाएं, ठीक है। तो इसको समझने की बात है। ये जो है स्थान, नायक और भावनाएं, ये नाटक से संबंधित है, इसीलिए ये अभिनय। तो अभिनय जो है, अभिनय क्या होता है? अभिनय करना है यानी एक्टिंग करना, समझ रहे हैं? अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करना। तो एक्टिंग करना ही अभिनय है, अभिनय या नाटक, ठीक है। ये दोनों हो सकता है। तो वास्तु स्थान मतलब वास्तु स्थान, नेता, नायक, रस, भावनाएं क्या आवश्यक घटक हैं? किसके घटक हैं? तो अभिनय के। किसके घटक हैं ये किसके घटक हैं? तो किसके घटके हैं ये? अभिनय के, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अभिनय के।